नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेक यू ऑनलाइन एकेडमी चैनल पर। अगर आप सी टेट, यूपी टेट, एच टेट, रीट और एनटीटी जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे उस विषय की जो हर साल सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आप सब जानते हैं कि सी टेट, एच टेट और एनटीटी जैसी परीक्षाओं में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 30 अंकों का सीधा सीधा सवाल आता है और यही 30 अंक आपका सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि पेडागोजी कठिन है, लेकिन अगर आप इसके कंसेप्ट को सही तरीके से समझ रहे, यानी जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं इनकी थ्योरीज को आप अच्छे तरीके से समझ ले, तो कोई भी सवाल आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। पिछले वर्षों में पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करेंगे और न्यू एमसीक्यू भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सीडीपी के पहले जो है 9 वीडियो हम ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम 10वां पार्ट डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको न्यू जो है वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए है पार्ट 10 स्टार्ट करते हैं। सीडीपी के 30 क्वेश्चंस हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीडीपी के 30 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा। सीडीपी का फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? आप सभी जानते हैं कि पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी संज्ञानात्मक विकास की। सबसे पहले जो है पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का जो है उसने आविष्कार के जो है संज्ञानात्मक थ्योरी का जो उसने कंसेप्ट आप सभी को दिया था। तो इसमें फर्स्ट स्टेज आएगी संवेदीगामक, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी ठोस संक्रियात्मक और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पियाजे की विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? ठोस संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदीगामक या औपचारिक? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, पियाजे की अंतिम अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। मैंने अभी अभी आपको बताया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है पियाजे की लास्ट स्टेज है। तो चलिए आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। निकटतम विकास क्षेत्र की संकल्पना किसने दी है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी है? कोलबर्ग ने, स्किनर ने, वाइगोत्स्की ने या पियाजे ने? तो इसका राइट आंसर वाइगोत्स्की आ जाएगा। आप सभी जानते हैं कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी निकटतम विकास क्षेत्र की संकल्पना वाइगोत्स्की द्वारा दी गई है। तो पियाजे ने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है, आप सभी जानते हैं। तो सोशियो कल्चरल थ्योरी में जो है निकटतम विकास क्षेत्र की संकल्पना भी वाइगोत्स्की द्वारा ही दी गई है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो निकटतम विकास क्षेत्र की संकल्पना जो है वाइगोत्स्की द्वारा दी गई है। तो सोशियो कल्चर थ्योरी में निकटतम विकास क्षेत्र की संकल्पना दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान किस पर बल देता है? कॉग्निटिव जो है साइकोलॉजिस्ट जो है किस पर बल देते हैं? दंड और पुरस्कार पर, डर और अनुशासन पर, सोच और समझ पर या सामाजिक दबाव पर? तो क्वेश्चन 3 का जो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 यानी सोच और समझ पर, यानी थॉट्स और अंडरस्टैंडिंग पर जो है वो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान बल देता है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है सोच और समझ पर बल देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। बच्चों की सीख की गति किस पर निर्भर करती है? वंशानुक्रम पर, वातावरण पर, दोनों पर, वंशानुक्रम या वातावरण पर या केवल अनुशासन पर? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है 3 यानी दोनों पर। वंशानुक्रम और वातावरण जो है बच्चे की सीखने की गति पर निर्भर करती है। तो हेरिडिटी एनवायरनमेंट जो है दोनों ही बच्चे की सीखने की गति पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर दोनों आ जाएगा। तो आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बच्चों की सीखने की गति है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पर निर्भर करती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते। स्वयं प्रेरित अधिगम किससे संबंधित है? स्वयं प्रेरित अधिगम अनुकरण पर संबंधित है, दंड पर संबंधित है, बाहरी पुरस्कार से संबंधित है या आंतरिक प्रेरणा से संबंधित है? तो स्वयं प्रेरित अधिगम जो है 5th का राइट आंसर है आंतरिक आ जाएगा। इसमें अगर खुद से बच्चा प्रेरित होकर, मोटिवेट होकर अधिगम कर रहा है तो यह है आंतरिक अभिप्रेरणा है, बच्चे के अंदर आंतरिक प्रेरणा आ जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। तो इसका आंसर चेक करते हैं।
यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो स्वयं प्रेरित अधिगम जो है आंतरिक अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है। देखिए बाहरी करेगा बच्चा तो स्वयं से कभी भी प्रेरित नहीं हो सकता, वो बाहरी दूसरों को दिखाने के लिए प्रेरित होता है। लेकिन यहाँ पर स्वयं अपने आप से जो होता है वो आंतरिक यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। भाषा विकास का आरंभ कब होता है? 1 वर्ष बाद, जन्म से, 3 वर्ष बाद या विद्यालय जाने पर? तो 6 का राइट आंसर 2 आ जाएगा। जन्म से भाषा का जो विकास है वो जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। तो 6 का राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, यानी भाषा का आरंभ जो होता है बच्चे का जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। तो 6 का राइट आंसर 2 आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। बच्चों में जिज्ञासा कब अधिक होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो बच्चों में जिज्ञासा जो है वो कब प्रारंभ होती है? तो 7th का राइट आंसर जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही बच्चों में क्रियोसिटी जो है वो उत्पन्न हो जाती है। सबसे ज़्यादा अधिक होती है क्रियोसिटी बच्चों में प्रारंभिक बाल्यावस्था में, यानी उनको हर चीज़ को जानने की इच्छा जाहिर होती है कि ये चीज़ कैसे होती है। अपने पिता से वो प्रश्न पूछते हैं, माता से प्रश्न पूछते हैं, तो उनके अंदर क्रियोसिटी अधिक होती है। तो ये सब होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था में, बच्चों में क्रियोसिटी अधिक होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं 7th का। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बच्चों में जिज्ञासा है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में अधिक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। बच्चों में भावनात्मक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ वातावरण कौन सा है? भय युक्त वातावरण, प्रतियोगिक वातावरण, प्रेम पूर्वक वातावरण या कठोर अनुशासन? देखिए भय युक्त वातावरण बच्चों में भावनात्मक विकास कभी भी जो है सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। प्रतियोगी वातावरण भी नहीं बच्चे के अंदर सर्वश्रेष्ठ हो सकता, ना ही कठोर अनुशासन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है प्रेम पूर्वक वातावरण। तो बच्चों में भावनात्मक विकास का सर्वश्रेष्ठ वातावरण प्रेम पूर्वक वातावरण होता है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बच्चों में भावनात्मक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ वातावरण है प्रेम पूर्वक वातावरण। तो 8 का राइट आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। शिक्षा का मुख्य लक्षण क्या है? अनुशासन बनाए रखना, केवल ज्ञान देना, व्यक्तित्व का विकास या परीक्षा उत्तीर्ण कराना? तो अनुशासन बनाए रखना ये शिक्षा का मुख्य लक्षण नहीं है, ना ही केवल ज्ञान देना है, ना ही परीक्षा उत्तीर्ण कराना है। तो व्यक्तित्व का जो होल राउंड बच्चे का जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है वो शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है व्यक्तित्व का विकास करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। अंतर्दृष्टि आधारित अधिगम किस प्रकार का है? मैंने आपको बताया था अंतर्दृष्टि आधारित अधिगम गेस्टाल्टवाद का है। कोहलर, कोफका और वर्दीमर इसके जो है साइकोलॉजिस्ट हैं गेस्टाल्टवाद के। तो इन्होंने जो है होल एट द होल कंसेप्ट को इन्होंने सबसे पहले दिया हुआ है। तो अंतर्दृष्टि आधारित अधिगम जो है दंड पर आधारित है, बार बार प्रयास पर है, अचानक समझना है या अनुकरण है? तो 10 का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 3, अचानक समझना। तो 10 का राइट आंसर है 3। तो इसका हमारे पास आ जाएगा। देखिए दंड पर आधारित ये नहीं हो सकता, ना ही बार बार प्रयास करना, ना ही अनुकरण। अचानक समझना बच्चे के अंतर्दृष्टि आधारित अधिगम है। तो इसका राइट आंसर 3 आ जाएगा। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 10 का राइट आंसर है 3। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। सामाजिक विकास का आधार क्या है? बेंडूरा द्वारा सामाजिक विकास का जो सिद्धांत दिया गया है, उन्होंने जो सोशो डेवलपमेंट थ्योरी दी हुई है। तो इसमें इसका आधार क्या है? परीक्षा है, परिवार है, अनुशासन है या दंड है? 11 का राइट आंसर परिवार आ जाएगा। तो सोशल डेवलपमेंट का जो आधार है परिवार है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। तो इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। किशोरावस्था में प्रमुख जो है समस्या कौन सी होती है? मोटर कौशल संकट, पहचान संकट, अनुशासन संकट या भाषा संकट? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है आइडेंटिटी वर्सेस रोल क्राइसिस जो है बच्चों में किशोरावस्था में प्रमुख समस्या होती है। तो पहचान संकट जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो किशोरावस्था में प्रमुख समस्या क्या होती है? पहचान संकट, यानी आइडेंटिटी वर्सेस रोल क्राइसिस जो है किशोरावस्था की प्रमुख समस्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। स्किनर का प्रयोग किस विधि से जुड़ा हुआ है? स्किनर का मैंने आपको बताया था, स्किनर है ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी दी हुई है स्किनर ने। तो इसका जो है विधि किससे जुड़ी हुई है? परीक्षण त्रुटि से है,
शास्त्रीय अनुबंधन से है, अंतर्दृष्टि से है, प्रचालन अनुबंधन से है। तो 13 का राइट आंसर 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर परीक्षण त्रुटि है, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये जो है स्किनर द्वारा नहीं दी गई। शास्त्रीय अनुबंधन आप सभी जानते हैं पावलो द्वारा, अंतर्दृष्टि कोहलर द्वारा दिया गया है, गेस्टोल्ट वाद है अंतर्दृष्टि, प्रचालन अनुबंधन है वो स्किनर द्वारा दिया हुआ है, यानी इन्होंने ऑपरेंट कंडीशन जो थ्योरी है वो स्किनर द्वारा दी गई है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस ऑप्शन 4 इज करेक्ट। स्किनर का प्रयोग जो है वो प्रचालन अनुबंधन द्वारा दिया हुआ है। आप सभी जानते हैं स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, तो प्रचालन अनुबंधन है वो स्किनर का प्रयोग है। तो राइट आंसर जो है 4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। बालक में आत्मविश्वास कैसे विकसित किया जा सकता है? बालक में आत्मविश्वास कैसे विकसित किया जा सकता है? उपेक्षा से, दंड से, प्रोत्साहन से या डर से? देखिए उपेक्षा करने से बच्चों में आत्मविश्वास नहीं, और भी उसमें जो है वो आत्मविश्वास उसका डगमगा जाएगा, यानी उसमें जो है आत्मविश्वास नहीं, जो है उसमें अविश्वास हो जाएगा। और ना ही दंड से होता है ना ही डर से। तो प्रोत्साहन से जो है बच्चे में आत्मविश्वास यानी मोटिवेशन मिलता है बच्चे को। जितना भी बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे कि हाँ बेटा तू कर सकता है, आप कर सकते हो, तो इससे क्या है प्रोत्साहित होता है बच्चा, तो उससे क्या है उसमें जो है आत्मविश्वास विकसित होएगा। तो इसका राइट आंसर जो है 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर चेक करते हैं, यस ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो बालक में आत्मविश्वास जो है प्रोत्साहन द्वारा विकसित किया जा सकता है। तो 15 का देखते हैं हम क्या है। सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है पाठ्य पुस्तक है, विद्यार्थी की रुचि है, शिक्षक है या दंड है? देखिए सपने सीखने में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है विद्यार्थी की रुचि होनी चाहिए, तभी वो सीख सकता है। पाठ्य पुस्तक अगर मान लो बच्चे के हाथ में दे दें तो इससे वो सिर्फ देखेगा और बस ध्यान इधर उधर होगा। और शिक्षक भी कभी भी उसका जो है सीखने में उसका महत्वपूर्ण कारक नहीं। अगर बच्चा खुद से नहीं रुचि लेगा ना तो वो कभी भी सीख नहीं सकते, ना ही दंड से। तो इसका राइट आंसर है विद्यार्थी की रुचि। तो सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है विद्यार्थी की रुचि। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है विद्यार्थी की रुचि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। बाल मनोविज्ञान किससे संबंधित है? केवल बुद्धि का अध्ययन है, शिक्षक का अध्ययन है, बच्चे का सर्वांगीण अध्ययन है या समाज का अध्ययन है? तो 16 का राइट आंसर है बच्चे का सर्वांगीण अध्ययन। तो केवल बुद्धि का अध्ययन तो ये तो है ही नहीं है, तो बाल मनोविज्ञान का आशय संबंधित है ही नहीं है। ना ही शिक्षक का अध्ययन है ना ही समाज का अध्ययन है। तो बच्चे के ऊपर है बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी है बच्चे के ऊपर है, यानी बच्चे का सर्वांगीण जो अध्ययन है वो इस पर निर्भर करता है, इससे संबंधित है। तो बच्चे का सर्वांगीण अध्ययन है जो वो है बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो 16 का राइट आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो चलिए 17 पर चलते हैं। अधिगम का स्थायी प्रभाव किससे पड़ता है? अधिगम का स्थायी प्रभाव अनुभव से पड़ता है, डर से पड़ता है, दंड से पड़ता है या रटना से? देखिए डर, दंड और रटना ये तीनों ही नेगेटिव वर्ड है। मैंने आपको बताया था जहाँ ये तीनों वर्ड दिखें आपको इनको चेक नहीं करना, इनको छोड़ देना है। आपका राइट आंसर अनुभव आ जाएगा। अधिगम का स्थायी प्रभाव जो है अनुभव पर पड़ता है। तो इसका राइट आंसर अनुभव 1 आ जाएगा। तो चेक करते हैं 17 का, यस ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो 17 का राइट आंसर जो है हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 18 पर चलते हैं। सीखने का नियम किससे जुड़ा हुआ है? थॉर्नडाइक से, स्किनर से, कोहलर से या पावलोव से? देखिए मैंने आपको बताया था पहले भी, तत्परता का नियम, सीखने का नियम, प्रयास और त्रुटि का नियम, ये सब थॉर्नडाइक से ही जुड़े हुए हैं। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशन दी हुई है, कोहलर जो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया हुआ है, पावलोव ने जो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया हुआ है। तो राइट आंसर थॉर्नडाइक आ जाएगा। तो सीखने का जो नियम है वो थॉर्नडाइक से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सीखने का जो नियम है वो थॉर्नडाइक से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। भाषा अधिगम का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? अभ्यास और प्रयोग, दंड, रटना या अनुशासन? देखिए दंड, रटना और अनुशासन ये तीनों ही नेगेटिव वर्ड है, आपने इनको छोड़ देना है। अभ्यास और प्रयोग है भाषा अधिगम का सबसे अच्छा तरीका है। अभ्यास और प्रयोग जो है यानी प्रैक्टिस और जो है एक्सपेरिमेंट जो है वो इसके भाषा और प्रयोग है अधिगम, अभ्यास और प्रयोग है वो भाषा अधिगम का सबसे अच्छा तरीका है। तो इसका राइट आंसर हम 1 टिक कर देंगे। तो देखते हैं क्या है, यस ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अभ्यास और प्रयोग जो है भाषा अधिगम का सबसे अच्छा तरीका है। तो इसका राइट आंसर 1 आ जाएगा। तो चलिए 20 पर चलते हैं।
वाइगोत्स्की ने सीखने में किसको महत्व दिया है? सामाजिक परस्पर क्रिया, डर, केवल अनुशासन और दंड। देखिए डर, केवल अनुशासन और दंड ये तीनों ही नेगेटिव वर्ड है, इनको आपने चेक नहीं करना। सामाजिक परस्पर क्रिया है, मैंने आपको बताया था, जो है वाइगोत्स्की ने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी, जहाँ पर आपको सोशियो और कल्चरल और लैंग्वेज ये तीनों वर्ड जहाँ पर भी दिखे आपको, आपने वाइगोत्स्की की यहाँ पर टिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर सोशियो आ रहा है, सोशल आ रहा है, सामाजिक परस्पर क्रिया है, वाइगोत्स्की का आ रहा है। लैंग्वेज, जहाँ लैंग्वेज की बात करें वो भी वाइगोत्स्की है, और कल्चरल की बात करें वो भी वाइगोत्स्की का ही आपने टिक कर देना है। तो सामाजिक परस्पर क्रिया है, वाइगोत्स्की ने सीखने में महत्व दिया है। तो इसका राइट आंसर 1 आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं, यस ऑप्शन 1 इज करेक्ट। वाइगोत्स्की ने सीखने में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक पारस्परिक क्रिया को दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। बालक की स्मृति को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है? डराना, समझकर पढ़ना, दंड देना या रटना। देखिए डराना, बच्चे की स्मृति को कभी डराकर मजबूत नहीं किया जा सकता, इससे बच्चा है डरपोक बन जाएगा। और अगर दंड देंगे तो बच्चा और भी बहुत ज़्यादा ही घर से ही दूर रहना सीख जाएगा, कहेगा कि टीचर मुझे मारेगी इसलिए मैंने अब स्कूल नहीं जाना, तो वो स्कूल जाना छोड़ देगा। और रटाएंगे बच्चे को तो एक टाइम पर वो भूल जाएगा। तो इसलिए समझकर पढ़ना जो है बच्चे की, बालक की स्मृति को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो राइट आंसर जो है 21 का 2 आ जाएगा। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं, यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बालक की स्मृति को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है समझकर पढ़ना। तो इसका राइट आंसर 2 आ जाएगा। तो चलिए 22 पर चलते हैं। बुद्धि लचीली होती है किसका कथन है? बिने द्वारा है दिया गया है, एल्फ्रेड बिने या पियाजे द्वारा या फिर स्किनर द्वारा या फिर गार्डनर द्वारा। तो बुद्धि लचीली है, 22 का राइट आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा, गार्डनर द्वारा। देखिए बिने ने जो है सबसे पहले प्रयोगशाला जो है बुद्धि की जो है बिने द्वारा ही की गई है। बुद्धि परीक्षण जो है सबसे पहले बिने द्वारा, एल्फ्रेड बिने द्वारा किया गया है। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी हुई है, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनर। जबकि हॉवर्ड गार्डनर ने बुद्धि को लचीला बताया है कि बुद्धि जो है कई तरीके से हो सकती है, संगीतात्मक बुद्धि हो जाएगी या फिर गतिक बुद्धि हो जाएगी या आंतरिक बुद्धि हो जाएगी। ये सारे जो है बुद्धि के जितने भी प्रकार है गार्डनर द्वारा दी गई है। वो हॉवर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। तो बुद्धि लचीली होती है, गार्डनर द्वारा ही दिया गया कथन है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं, यस ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बुद्धि लचीली होती है, ये गार्डनर द्वारा ही बताया गया है। तो 22 के बाद 23 पर चलते हैं। देखिए अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, मैं आपके लिए और इसी टाइप से वीडियो बना सकूं ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए 23 पर चलते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? कोलबर्ग ने, गार्डनर ने, थॉर्नडाइक ने या फिर पियाजे ने। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत 23 का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा, गार्डनर द्वारा। हॉवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, यानी इसने 8 प्रकार की बुद्धि दी है हॉवर्ड गार्डनर ने, जिसे मल्टीपल इंटेलिजेंस कहा गया है। तो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी है वो हॉवर्ड गार्डनर द्वारा दी गई है। कोलबर्ग ने आपको पता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है और कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया है। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत पूछा है तो गार्डनर द्वारा, हॉवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो 23 का राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 24 पर चलते हैं। आत्मनिरीक्षण किससे संबंधित है? उपेक्षा से, डर से, दंड से या आत्म अनुशासन से? आत्मनियंत्रण किससे विकसित किया जा सकता है? तो 24 का राइट आंसर है आत्म अनुशासन से। ना ही उपेक्षा द्वारा, ना ही डर द्वारा, ना ही दंड द्वारा। तो आत्मनियंत्रण किससे किया जाता है? आत्म अनुशासन द्वारा। तो 24 का राइट आंसर 4 आ जाएगा। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं, यस ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आत्मनियंत्रण है जो किससे विकसित किया जाता है? आत्म अनुशासन से। तो 24 का राइट आंसर 4 आ जाएगा। तो 25 पर चलते हैं। प्रेरणा का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? प्रेरणा का सबसे अच्छा स्रोत अनुशासन है, आंतरिक इच्छा है, दंड है या बाहरी दबाव है? तो प्रेरणा का सबसे अच्छा स्रोत है 25 का राइट आंसर 2 आ जाएगा, आंतरिक इच्छा।
यानी अगर आंतरिक इच्छा इंट्रिंसिक जो है बच्चे के अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होगा तो वो प्रेरणा का अच्छा स्रोत नहीं माना जाएगा। तो इंट्रिंसिक जो है बच्चे के अंदर खुद से ही बच्चे के अंदर आंतरिक इच्छा होनी चाहिए ये चीज़ करने की कि मैं ये कर सकता हूँ, तो प्रेरणा का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है। तो अनुशासन भी नहीं माना गया, ना ही दंड, ना ही बाहरी दबाव। तो इसका राइट आंसर 2 आ जाएगा। तो चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। प्रेरणा का सबसे अच्छा स्रोत है आंतरिक इच्छा। तो 25 के बाद 26 पर चलते हैं। बच्चों में भाषा विकार का कारण हो सकता है श्रवण दोष, बुद्धि की कमी, उपरोक्त सभी या वातावरण। तो 26 का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 3, यानी उपरोक्त सभी। यानी बच्चे के अंदर श्रवण दोष भी होता है भाषा का विकार का कारण, बुद्धि की कमी होती है तो भी भाषा का विकार होता है, और वातावरण भी भाषा का ही विकार होता है। तो इसका राइट आंसर जो है 3 आ जाएगा। तो इसका बच्चों में भाषा विकार का कारण है, ये तीनों ही कारण होते हैं, श्रवण, बुद्धि और वातावरण। तो 26 का राइट आंसर 3 आ जाएगा। तो चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बच्चों में भाषा विकार का प्रमुख कारण है श्रवण दोष, बुद्धि की कमी और वातावरण। तो इसका राइट आंसर जो है 3 आ जाएगा। तो 27 पर चलते हैं। खेल आधारित शिक्षा किस पर बल देती है? दंड पर, आनंद और अनुभव पर, अनुशासन पर या रटने पर। देखिए दंड, अनुशासन और ये रटना, ये तीनों ही नेगेटिव आ जाएंगे। आनंद और अनुभव जो है खेल आधारित शिक्षा जो है इस पर बल देती है, आनंद और अनुभव पर। तो बच्चा है आनंद प्राप्त करके अनुभव से ही ये ज्ञान प्राप्त करेगा, तो ये खेल आधारित शिक्षा पर बल देती है। तो इसका राइट आंसर 2 आ जाएगा। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। खेल आधारित शिक्षा जो है आनंद और अनुभव पर ही बल देती है। तो 27 का राइट आंसर 2 आ जाएगा। तो चलिए 28 पर चलते हैं। किशोरावस्था में प्रमुख शारीरिक परिवर्तन कौन सा है? स्थिरता है, स्मृति हास है, यौवना आरंभ है, वृद्धावस्था है। तो 28 का राइट आंसर 3 आ जाएगा। यौवना आरंभ, किशोरावस्था में प्रमुख शारीरिक परिवर्तन कौन सा है? यौवना आरंभ। तो इसका राइट आंसर 3 आ जाएगा। तो चलिए आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 28 का राइट आंसर है यौवना आरंभ। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो 29 पर चलते हैं। अनुकरण प्रवृत्ति किस अवस्था में अधिक होती है? देखिए एल्बर्ट बंडूरा द्वारा अनुकरण का जो है उसने ऑब्जर्वेशनल थ्योरी जो है एल्बर्ट बंडूरा द्वारा दी है। इसमें पूछा गया अनुकरण प्रवृत्ति जो किस अवस्था में अधिक होती है? बाल्यावस्था में, शैशव अवस्था में, वृद्धावस्था में या किशोरावस्था में। तो 29 का राइट आंसर 1 आ जाएगा, बाल्यावस्था। यानी अनुकरण प्रवृत्ति जो है वो सबसे ज़्यादा बाल्यावस्था में अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर 29 का 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर चेक करते हैं 29 का। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अनुकरण प्रवृत्ति की अवस्था कि अनुकरण प्रवृत्ति जो बाल्यावस्था में सबसे अधिक होती है। तो 29 का राइट आंसर 1 आ जाएगा। तो चलिए 30 लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? बालक की आवश्यकताएं, माता पिता की सोच, समाज की उपेक्षा या शिक्षक की इच्छा। तो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार जो है बालक की आवश्यकताएं हैं। माता पिता की सोच नहीं है, समाज की उपेक्षा नहीं है, ना ही शिक्षक की इच्छा होती है। तो बालक की आवश्यकताएं हैं जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार है बालक की आवश्यकताएं। तो 30 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और प्रीवियस वीडियो के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। CDP के हम पिछले जो है 9 वीडियो आपके साथ जो है ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और आपके साथ शेयर जरूर कर दिए हैं हमने वीडियोज़। तो आज हम जितने जो है 10 जो पार्ट है वो डिस्कस किया है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और